हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों 53 मार्क्स का रिवीजन आप लोगों का हो चुका है। पूरा कैलकुलस हो गया है और उससे पहले के जो टॉपिक हैं आप लोगों के इनवर्स ट्रिगो, रिलेशन फंक्शन एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वेक्टर्स एंड 3D को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वेक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि वेक्टर क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बट कोई पॉइंट छोड़ेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि कोई मेरे पास में ये x o, ये मेरे पास है y और ये मेरे पास है z। यहां पे कोई मेरे पास में पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में x, y, z है, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास में 0 0 0, ठीक है ना। अब यहां पे साथ के साथ मैं ये बता देता हूं कि हम लोग जो है जो वेक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट आप लोगों को मिल गई, ओरिजिन मेरे पास है 0 0 0 एंड P पॉइंट मेरे पास में x y z। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है मेरे पास में OP। तो मैं वेक्टर OP निकालना चाहता हूं, तो वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पे क्या है मेरे पास में इनिशियल पॉइंट है, वो मेरे पास में इनिशियल पॉइंट, ये मेरे पास है फाइनल पॉइंट। तो क्या करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस में इनिशियल कर देते हैं। तो कितना आएगा, x माइनस में 0 आई कैप प्लस y माइनस में 0 जे कैप प्लस z माइनस में 0 के कैप, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये जेड के कैप। तो यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा कि यहां पे हमारे पास जो वेक्टर ओपी दे रखा है उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में x, y, z, ठीक है ना। और यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूंगा मैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है हमारे पास में कि ये जो वेक्टर ओपी है एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ में ये बीटा बना रहा है वाई एक्सिस की, और इसके साथ में ये गामा बना रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का कोसाइन, ठीक है, तो इसका मतलब इन एंगल्स का कॉस ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, इनको डीसीएस बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, डीसीएस। तो डीसीएस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि भाई डीसीएस, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं यहां पे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसको मॉड से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी इज इक्वल टू रूट ऑफ, जो मेरे पास में डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं उनका स्क्वायर सम करके रूट ले लीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास में, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे डीसीएस चाहिए, तो डीसीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं इस मैग्नीट्यूड से इन डायरेक्शन रेशियोज को अलग अलग डिवाइड करता चला जाऊं तो मेरे पास में डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, y अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर एंड z अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। और ये क्या होगा मेरे पास है, प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस माइनस। आप लोगों को पता होगा कि प्लस माइनस क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके रोटेशन का नहीं पता कि रोटेशन कैसा है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में इट मे बी एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस। फिर आता है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, कि किसी भी वेक्टर का, सपोज करो कि मैं कहने लगूं कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक है, वेक्टर ओपी का जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं, सपोज करो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में वेक्टर ए दे देता हूं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैप लगा देंगे, ठीक है, कैप लगा देंगे, तो ए कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पे कि भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं मैग्नीट्यूड से, तो कितना फाइंड आउट हो जाता है मेरे पास में, यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर।
तो यूनिट वेक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं हम लोग। सपोज करो मुझसे वो ये कहने लगे कि मुझे फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 या 10 या जितने भी मैग्नीट्यूड का वो करता है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि जैसे आप लोग कहीं जाते हैं किसी दुकान पे कुछ खरीदने के लिए, सपोज करो कि आप लोगों ने शुगर खरीदी तो पर केजी कॉस्ट पहले पूछते हैं, तो जितने केजी आपने खरीदी उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कॉस्ट को। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास में, ये यूनिट वेक्टर जो है पर केजी का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, पर केजी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे सपोज करो 8 यूनिट का चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो निकल के आएगा हमारे पास में वो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर पता होता है कि अगर सपोज करो हमारे पास में वेक्टर ए है और एक मेरे पास में वेक्टर बी है, ये मेरे पास में a1 i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस का c1 k कैप, ठीक है। वेक्टर b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप। तो यहां पे a प्लस b कितना हो जाएगा, a1 प्लस में a2 i कैप प्लस b1 प्लस b1 प्लस में b2 j कैप प्लस का c1 प्लस में c2 k कैप। ये मेरे पास में a प्लस b निकल के आएगा। यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर a प्लस में वेक्टर b, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारे पास में कि भाई मैं इसका सक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज मैंने बताए। सपोज करो एक और मतलब डिस्कस कर लेता हूं मैं यहाँ पे कि सपोज करो ये मेरे पास में पॉइंट P है, ये मेरे पास में Q है, इसके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2 हैं। तो मैं चाहता हूं कि वेक्टर PQ के DRS निकालना, तो DRS जो होंगे मेरे पास में और वेक्टर PQ इज इक्वल टू फाइनल माइनस में इनिशियल, तो x2 माइनस में x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1, ठीक है ना। अगर मैं वेक्टर PQ मुझे चाहिए तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि मैं इसमें i कैप j कैप k कैप लगा के ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये वेक्टर निकल के आ जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ये जो दे रखे हैं मेरे पास में ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं। कई बार वेक्टर कंपोनेंट पूछ लेगा तो इसमें i कैप j कैप एंड k कैप लगा दे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, वो यानी वेक्टर कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है, ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं कि मेरे पास में कोई पॉइंट R है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये मेरे पास में R पॉइंट है। R पॉइंट जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, m रेशियो n में। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ठीक है ना। तो यहां पे मैं पोजीशन PV ऑफ R निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, mx2 प्लस में nx1 ओवर में m प्लस में n, my2 प्लस का ny1 ओवर में m प्लस में n एंड mz2 प्लस का nz1 ओवर में m प्लस में n, ठीक है। ये मेरे पास में इंटरनली डिवीजन है। क्या है मेरे पास में, इंटरनली डिवीजन। और अगर मुझे एक्सटर्नली डिवीजन की बात करें तो जस्ट यहां पे क्या आ जाएगा, सब जगह माइनस लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में एक्सटर्नली में, mx2 प्लस माइनस का nx1 ओवर में m माइनस में n एंड my2 माइनस का ny1 ओवर में m माइनस में n एंड mz2 माइनस का nz1 ओवर में m माइनस में n, ठीक है। ये मेरे पास में कौन सा डिवीजन है, मेरे पास में एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है जी। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करता हूं मैं कि अगर मेरे पास में ये R जो है वो मिड पॉइंट को शो कर रहा है तो इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास में n हो जाएगा, दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं इंटरनली में m की जगह पे n रिप्लेस कर दूं तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तैयार हो जाएगा मेरे पास में। R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ देन PV ऑफ, अगर मैं इसको लिखूं कि PV ऑफ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2 एंड z1 प्लस में z2 by 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। आगे की बात करते हैं हम लोग यहां पे कि सपोज करो आप लोगों से कहता है कि भाई कोई दो वेक्टर है हमारे पास में, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट कैसा होगा।
तो मेरे पास में दो वेक्टर अगर मैं लेता हूं तो या तो वो वेक्टर का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगा, या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगा। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मेरे पास में अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, या उसको क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें क्रॉस लगा हुआ होता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है। तो अब यहां पे हम जो बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास में, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, कितना मेरे पास में ये cos थीटा। अगर आप लोगों को वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां पे मेरे पास में ये वेक्टर ए है, ये मेरे पास में वेक्टर ए है, ये मेरे पास में वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल जो है वो मेरे पास में थीटा है, ठीक है ना। तो a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस। इनकेस मुझे वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है, और आप लोगों से कहता है कि उनके बीच का एंगल थीटा निकालिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे पास में, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो सबके लिए फैमिलियर है, किसी के लिए अननोन नहीं है कि भाई कहां से आ गया, क्यों आ गया, कैसे है कैसे नहीं है, सब जानते हैं ऐसा होता है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग कि यहां पे सपोज करो कि मैं सेम एंगल सेम वेक्टर लेता हूं, सपोज करो मैं यहां पे कहने लगूं कि a डॉट ए, तो क्या होगा मेरे पास में यहां पे मैग्नीट्यूड ए, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ए इनटू में cos, इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो कितना आ गया मेरे पास में मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1। तो इसका मतलब a डॉट ए इज इक्वल टू कितना मेरे पास है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा, ठीक है ना। अगर मुझे कहीं पे ब्रेक करने की जरूरत पड़ रही है मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, बी डॉट बी लिखूंगा। सपोज करो कि मुझे जरूरत पड़ती है कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो क्या करूंगा मैं यहां पे, सीधा मैं बता रहा हूं, ये मेरे पास में मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी, 2a डॉट बी, ठीक है ना। तो ये हम लोग अप्लाई यहां पे कर देंगे। कहां से निकला है कि मैं इसको लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक और चीज कि मैं a डॉट बी निकालूं या b डॉट ए निकालूं, जो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, a डॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में b डॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं तो आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड आई कैप ऑफ होल स्क्वायर। तो ये कितना है, यूनिट वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप सभी बच्चों को पता है कि यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे पास में, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास में 1 होता है। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि आई कैप डॉट आई कैप is equal to 1. Similarly, j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1. बट अब किसी दूसरे के साथ में i कैप डॉट j कैप is equal to कितना हो जाएगा 0, and j dot k is equal to 0 and k dot i is equal to 0, ठीक है ना। क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चला कि अगर मेरे पास में दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर मेरे पास में मैं यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में a डॉट बी इज इक्वल टू ये cos 90 की वैल्यू कितनी हमारे पास में 0, ठीक है ना। तो मैं ये समझ सकता हूं इसको कि अगर मुझे दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या शो करना होगा, मुझे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना होगा। तो अगर कहीं पे उन दोनों वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है और वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखें ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि सपोज करो कि ये कहा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते आप लोग कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ठीक है ना। जब तक आप लोगों को वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप कमेंट नहीं कर सकते इसके बारे में। मैंने पहले जो बताया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर बोला है, ठीक है ना। तो इट में भी जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास में
अगर मेरे पास में a डॉट बी इज इक्वल टू 0 आता है तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी है मेरे पास में, आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0। अगर इन दोनों में से कोई सी चीज नहीं है, ना वेक्टर a 0 है ना वेक्टर b 0 वेक्टर है, तो क्या होगा मेरे पास में, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो तीन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखें तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास में होती है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे की बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या करना है क्या नहीं करना, कि मुझे अगर ये कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कहता है तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन सबको पता है, इमेज परछाई, ठीक है ना, परछाई, तो वो डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना होगा, ठीक है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक ये है एक ये है, दो उधर हैं, ये सारे के सारे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। यहां पे दे रखा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड वेक्टर ए इनका मैग्नीट्यूड यानी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये दे रखा है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले वाले का, इसको मैं पहला कह देता हूं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे क्या है मेरे पास में, दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं और साथ में क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए माइनस में बी, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है ना। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था। क्योंकि मैं इसमें कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो एसबीएस कर देते हैं। तो जब मैं एसबीएस करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए माइनस में बी ऑफ होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये मेरे पास में, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। अभी डिस्कस किया था, यहां पर जस्ट माइनस आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी, ठीक है। यहां पे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 2a डॉट बी प्लस का 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, 4a डॉट b इज इक्वल टू 0, सो a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। a डॉट b इज इक्वल टू 0, हेंस वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ठीक है ना। यहां पर रीजन दे सकते हैं कि वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0 एंड वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0। तो आप लोगों को पता है कि a डॉट बी हमारे पास में 0 आ गया तो हमारे पास में वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ना उठे कि भाई सर आपने तीन कंडीशन बताई थी कि इधर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0। वो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे खत्म कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर 0 के बराबर नहीं, यानी 0 वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो है मेरे पास में वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं पहले, दूसरा, या ऐसा करते हैं हम लोग इसी को दूसरा कह देते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये। तो पहले इसी को बताते हैं। यहां पे मेरे पास में मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड c इज इक्वल टू 5 एंड दिस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन फाइंड दिस, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता रहता है और चेंज कर करके आता है, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में, ठीक है ना। अभी मैं डिफरेंट फॉर्म में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो हम इस इनपुट को उठा लेते हैं। तो ये इनपुट क्या दे रखा है मेरे पास में, सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है मेरे पास में, सेंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस का वेक्टर c इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 0 वेक्टर। इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तो
तो क्या करना होगा, बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऐसे ही कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड यहां पे क्रिएट करूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, ठीक है ना। और स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी, तो इसी वाले फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूं तो आप लोगों को पता है कि a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर क्या बनता है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको लिख देंगे a डॉट बी प्लस 2 b डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ c डॉट a, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास में 0, ठीक है। मुझे इसको बचा के चलना है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी जिनकी वैल्यूज पता है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड a मेरे पास में 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां से क्या करूं मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं, तो ये आ जाएगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 3 9, 9 प्लस में 16 कितना आ गया 25, 25 प्लस 25 50 आ गया, तो ये कितना 50 को उधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू माइनस का 50, ठीक है ना। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a इज इक्वल टू माइनस का 25, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास है, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिस ऑन वेक्टर b दिस इज 4 यूनिट। तो क्वेश्चन को उल्टा किया गया है, क्वेश्चन को उल्टा क्या किया गया है कि यहां पे जिस प्रोजेक्शन की हम प्रोजेक्शन निकालते थे, ये भी आप लोगों का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे प्रोजेक्शन निकालते थे, यहां पे प्रोजेक्शन आप लोगों को नहीं निकालना है, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोजेक्शन खुद ही दे रखा है उसने, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, तो अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना, और उसको किसके इक्वल कर देंगे हम लोग, 4 के इक्वल। तो इसको थर्ड क्वेश्चन कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो लैम्डा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप। आप लोगों को सबको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी सेम के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अदर के साथ में नहीं। तो आई कैप की आई कैप के साथ में, जे कैप के कोफिशिएंट की जे कैप के कोफिशिएंट के साथ में, के कैप के कोफिशिएंट की के कैप के कोफिशिएंट के साथ में। लैम्डा इंटू में 2, तो कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस का 4 3 12, ठीक है। तो ये कितना बन गया तुम्हारे पास में 2 लैम्डा प्लस 18, 2 लैम्डा प्लस में 18, ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला मैंने बताया था कि फॉर्मूला बनता है हमारे पास में क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बनता है, ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड बी की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को, तो मैग्नीट्यूड बी और निकाल लीजिए यहां से। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, यानी 4 प्लस 36 प्लस का 9, तो ये मेरे पास में 49 बन रहा है। 49 का जो रूट आया वो कितना हो गया मेरे पास में 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 लैम्डा प्लस का 18 ओवर में कितना हमारे पास में 7, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसका प्रोजेक्शन मेरे अकॉर्डिंग इतना है, उसके अकॉर्डिंग 4 यूनिट दे रखा है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास है 2 लैम्डा प्लस का 18 ओवर में 7 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 4। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 28, साथ ही साथ 18 को भी इधर ले आता हूं मैं, तो कितना आ गया मेरे पास में 10। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 5। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से इसमें पूछा गया है, प्रोजेक्शन नहीं निकलवाई, तो आई थिंक प्रोजेक्शन भी क्लियर हो गई होगी कि प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन निकालना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ठीक है।
उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पे दे रखा है वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, वेक्टर b इज इक्वल टू दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डॉट प्रोडक्ट को जीरो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस vector a is perpendicular to vector b then vector a dot vector b is equal to कितना, 0। ठीक है ना। तो वेक्टर a dot vector b, तो वेक्टर a कितना दे रखा है 3i कैप प्लस का x j कैप डॉट 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का y k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू कितना मेरे पास में 0। तो आई कैप ये मेरे पास 6 आ गया, जे कैप की बात करते हैं तो प्लस का x आ गया, के कैप यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे हमारे पास 0 कंसीडर किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना मेरे पास में माइनस का 6। x की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, ठीक है ना। अब y रह गया है, तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, y निकालने के लिए मुझे उस इनपुट को यूज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैग्नीट्यूड a कितना है मेरे पास में, ये रहा वेक्टर a, ये रहा, तो रूट ऑफ कितना 3 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना मेरे पास में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। एसबीएस कर देते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 9 प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना 4 प्लस में 1 5, तो 5 प्लस का y स्क्वायर, ठीक है ना। x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, x इक्वल टू कितना माइनस का 6, तो 9 प्लस का 36 इज इक्वल टू माइनस का 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे कि सिंस x इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 36 ना 45 माइनस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 40 आ गया, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको 10 इंटू में 4, तो हमारे पास में 2 रूट 10, ठीक है ना। तो y की वैल्यू मेरे पास में प्लस माइनस में 2 रूट 10 एंड x की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल के आई है माइनस का 6, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ द वर्टिसेस a b c of a triangle abc are this and this respectively find angle abc, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल क्या है, ये a, ये b और ये मेरे पास में c, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे पास में b के a के दे रखे हैं 1 2 3 एंड ये मेरे पास में माइनस का 1 0 और 0, और ये कितना दे रखा है मेरे पास में 0 1 और 2, ठीक है ना। तो मुझे एंगल ABC चाहिए, तो इसका जरा ध्यान रखना क्या आएगा मेरे पास में, ये इन दियर डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं BA और BC के बीच का एंगल निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास में ना वेक्टर BA है ना मेरे पास में वेक्टर BC है, तो मैं वेक्टर BA कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका, ठीक है ना। तो वेक्टर BA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो A माइनस में B, ठीक है ना। तो 1 माइनस में -1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2i कैप, और ये मेरे पास 2 माइनस में 0 प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है ना। और वेक्टर BC कितना आ जाएगा मेरे पास में, वेक्टर BC इज इक्वल टू कितना हमारे पास में C माइनस में B, तो 0 माइनस -1, तो मेरे पास में i कैप, 1 माइनस में 0 j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के दोनों वेक्टर आ चुके हैं। अब कोई बच्चा इसका एंगल निकाल सकता है, ठीक है ना। तो बस मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को दिया कि बच्चे क्या करते हैं, AB इस तरीके से लेते हैं, AB और BC ले लेते हैं, ठीक है ना, या AB और यहां पे हमारे CB ले लेते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। यानी जो डायरेक्शन है मेरे पास में B चाहिए मुझे, सपोज करो B ये है मेरे पास में, तो B to C और B to A इस तरीके से चल रहा है हमारे पास में, ठीक है ना। तो इन दियर डायरेक्शन ये बनेगी, तो यहां पे हमारे पास में BC और BA के बीच का जो एंगल बनेगा ये हमारे पास में एंगल B होगा। तो ध्यान रखें इस चीज का कि आप लोगों को कौन सा वेक्टर यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना।
तो अब लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली बता देता हूं जल्दी से। तो कॉस, मैं मान लेता हूं ये एंगल मेरे पास में थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मेरे पास में, कॉस थीटा इज इक्वल टू यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, बी ए डॉट बी सी ओवर में मैग्नीट्यूड बी ए और ये मेरे पास है मैग्नीट्यूड बी सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो बी ए डॉट बी सी कितना आ जाएगा मेरे पास है 2 इंटू में 1, मेरे पास 2 आ गया, प्लस का 2 प्लस का 6 ओवर में इनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 अपॉन में कितना हमारे पास में ये 9 9 और 4 13 13 और 4 17 रूट 17 इंटू में ये कितना 4 5 और 1 6, तो रूट मेरे पास में 6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 10 अपॉन में रूट 102, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मेरे पास है कॉस इनवर्स 10 अपॉन में रूट ऑफ 102, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में थीटा क्या होगा, थीटा ही तो हमने ये लेट कर रखा है, तो यही मेरे पास में एंगल ए बी सी यही होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आसान है। अगला क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने कि मैग्नीट्यूड हमारे पास में 1, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए एक वेक्टर है, तो हमारे पास में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मेरे पास में 1, यहां पे लेट कर लिया मैंने कि वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो क्या किया जा सकता है, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस में एक्स जे कैप प्लस में एक्स के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो यहां पर रूट ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर देते हैं या ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में ये रूट ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां पे कितना बनेगा मेरे पास में रूट 3x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू मेरे पास में 1 अपॉन में रूट 3, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस भी ले सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास में x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, ठीक है ना। तो क्या है, क्या दे रखा है यहाँ पे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को थोड़ा समझ लें कि एक वेक्टर है मेरे पास में, इसको a मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस में जे कैप प्लस का a कैप, इन दोनों को मैं वेक्टर b और वेक्टर c मान लेता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैं लेट कर लेता हूं, तो वेक्टर b इज इक्वल टू कितना 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू कितना दे रखा है, लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, 3k कैप। अब इसने कहा है कि इस वेक्टर a का इन दोनों के सम यानी विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का जो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में a के साथ में वो 1 दे रखा है, तो वो कह रहा है कि b लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले वेक्टर b प्लस में वेक्टर c निकाल लेता हूं। वेक्टर b प्लस वेक्टर c के यूनिट वेक्टर की मुझे जरूरत होगी, तो मैं पहले यहां पे वेक्टर b प्लस में वेक्टर c निकाल लेता हूं। तो कितना आ जाएगा, जो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस में लैम्डा आई कैप प्लस का 6j कैप और माइनस 5 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 2k कैप, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बच्चों मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी बच्चों यहाँ पे, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं कि इतना लंबा लिखूंगा, इज इक्वल टू वेक्टर p, ये मेरे पास में लेट कर लिया मैंने कि वेक्टर b प्लस वेक्टर c को क्या ले लिया मैंने, वेक्टर p ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे p का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 प्लस में लैम्डा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरे पास में ये 2 प्लस में लैम्डा ऑफ होल स्क्वायर प्लस का ये 36 प्लस में 4 40 आ गया, तो ये मेरे पास में वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, p कैप की जरूरत पड़ रही है, b प्लस c की यूनिट वेक्टर की, और b प्लस c क्या है मेरे पास में, वेक्टर p ले रखा है मैंने।
तो p कैप कितना हो जाएगा मेरे पास में, वेक्टर p अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कितना आ जाएगा ये 2 प्लस में लैम्डा i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, ये मैंने वेक्टर p एज इट इज इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो रूट ऑफ कितना मेरे पास में 2 प्लस में लैम्डा ऑफ होल स्क्वायर प्लस में 40, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने कि इस वेक्टर a और p कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरे पास में 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो वेक्टर a डॉट p कैप इज इक्वल टू हमारे पास में 1, ठीक है ना। तो ये कितना दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप डॉट डॉट ये कितना 2 प्लस में लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा आई कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है 2k कैप ओवर में कितना हो जाएगा ये एज इट इज 2 प्लस में लैम्डा ऑफ होल स्क्वायर प्लस में 40 इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर a और p कैप का जो डॉट प्रोडक्ट दे रखा है हमारे पास में वो 1 दे रखा है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा की 1 से करेंगे तो 2 प्लस में लैम्डा प्लस 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस में लैम्डा ऑफ होल स्क्वायर प्लस का ये 400 लिख दिया मैंने बच्चे, ये 40 है, ठीक है ना। क्या करें अब यहां पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एसबीएस कर दो तो एसबीएस करेंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 ऑफ होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 6 2 जा 12 12 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस में लैम्डा ऑफ होल स्क्वायर, साथ ही साथ ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं हम लोग, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एसबीएस भी कर रहे हैं और ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं। तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 प्लस में लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 40, ठीक है ना। तो लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और अब क्या आ रहा है हमारे पास में, ये चेक करते हैं, इस 4 लैम्डा को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू ये कितना बच्चे 44 माइनस का 36, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, सो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास में होगा। यही आप लोगों का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में और उसका डायग्राम क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ। मैं वही चीज लेके चल रहा हूं यहाँ पे कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन यहाँ पे मेरे पास में ये वेक्टर ए है, ये मेरे पास में वेक्टर बी है, ठीक है, और ये मेरे पास में कोई एन कैप है, मेरे पास में ये मेरे पास में एन कैप है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल मेरे पास में थीटा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो ये मेरे पास में ऐसे नहीं है बच्चे, ये ऐसे आएगा मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में सरफेस नहीं है। तो ये वेक्टर एन कैप, जो एन कैप है मेरे पास में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या मैं ये कहूं कि एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस पर भी परपेंडिकुलर है, या मैं ये कहूं कि वेक्टर एन जो एन कैप है मेरे पास में वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसकी दो पोजीशन हो सकती है हमारे पास में, ये नीचे की साइड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में दो पोजीशन है इसकी, ठीक है ना। तो यहां पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, यहां पे साइन थीटा, और ये मेरे पास में एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसका मैग्नीट्यूड सेम, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और ये मेरे पास एन कैप हट जाएगा यहां से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास में साइन थीटा आ जाएगा। ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं हम लोग, आप लोगों को सबको पता होगा कि अगर मेरे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस का c1 k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस में b2 j कैप
प्लस में C2 k कैप, ठीक है ना। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे I कैप, J कैप और ये मेरे पास में K कैप, और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिख दीजिए A1 B1 C1 A2 B2 और ये मेरे पास है C2, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो जो निकल के आएगा वो हमारे पास में A क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है मुझे। अगर मुझे एरिया ऑफ पैरालोग्राम चाहिए तो उसके लिए भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो सपोज करो कि मेरे पास में कोई पैरालोग्राम है, मेरे पास में कोई पैराग्राम है हमारे यहाँ पे ओ ए, ये मेरे पास में बी और ये मेरे पास में सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में किसी पैराग्राम की एडजेसेंट साइड्स को मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैराग्राम बनेगा मेरे पास में, एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू कितना ये जो एडजेसेंट साइड्स है हमारे पास में उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो जो निकल के आएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पैराग्राम हो जाएगा। यही चीज अगर मेरे पास में यहां पर डायगोनल दे रखी है, तो अगर एक मेरे पास में D1 है और एक मेरे पास में D2 है तो एरिया ऑफ पैराग्राम क्या बन जाएगा मेरे पास में 1/2 D1 क्रॉस D2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। आगे क्या है हमारे पास में कि अगर मेरे पास में कोई ट्राइंगल दे रखा है, कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, और मुझसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला बनता है मेरे पास में 1/2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे हम लोग यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी, एक ही याद कर लें उसी से काम चल जाएगा तुम्हारा। अदरवाइज ये भी हो सकता है 1/2 BC क्रॉस BA हो सकता है, और यहां पे क्या हो सकता है मेरे पास में CA क्रॉस CB हो सकता है, ठीक है, CA क्रॉस CB, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन टेक्निकली ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे A क्रॉस B आप लोगों को पता है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो A क्रॉस B को अगर मुझे B क्रॉस A लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -B क्रॉस A लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ हमारे पास में अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर फर्क पड़ेगा, बाकी का मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी की चीजें अगर आप लोगों को ये चाहिए कि मुझे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी चाहिए, तो एन कैप की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो एन कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अगर मैं ए क्रॉस बी को याद रखें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है, तो पहली बात तो ये समझिए परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी ए क्रॉस बी, दैट विल बी ए क्रॉस बी। और यूनिट वेक्टर की बात करें तो ए क्रॉस बी को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब बात आती है, कोई बच्चा ये सोचे कि सर मतलब ये दो वैल्यू कहां से आ गई, प्लस माइनस कहां से आ गई, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये डायरेक्शन हो सकती है इसकी, या हमारे पास में ये हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम मेरे पास में ए बी और एन जो एन कैप जो है मे बी इन राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम में पॉजिटिव लिया जाएगा और लेफ्ट हैंडेड में क्या लिया जाएगा हमारे पास में, ये नेगेटिव लिया जाएगा। इसलिए यहां पर क्या किया जाता है, प्लस माइनस लगाया जाता है। और आगे की बात करते हैं, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा मेरे पास में यहां पे 0, और यही मेरे पास है जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, सबको पता होगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन ये मेरे पास में साइक्लिक बनता है, ठीक है, ये मेरे पास में साइक्लिक बनता है अगर यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर के कैप है, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे ही आप लोगों को लेना है। तो I क्रॉस J मुझे चाहिए, I क्रॉस J, तो क्या वैल्यू आएगी, तीसरा जो बचा हुआ है इन दोनों पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कौन सा है, K कैप, तो जो K कैप बचा हुआ है तीसरा वो हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही चीज मैं उल्टा कर दूं, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में ना होगे, क्लॉकवाइज में ले लेता हूं, मैं ये कहता हूं कि J क्रॉस I कितना होगा, तो आप देखें J के बाद में I, ये उल्टा चल रहा है, तो तीसरा कौन सा बच रहा है, K, तो इसका मतलब माइनस का K कैप इसको लिखेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं J क्रॉस K करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये रोटेशन मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज ही है,
तो माइनस का ये प्लस का कितना हो जाएगा आई कैप एंड के क्रॉस आई कितना हो जाएगा मेरे पास में जे कैप, ठीक है ना। और अगर रोटेशन उल्टा हो जाता है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस में लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, प्रूव दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या करें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं a का इसके साथ में, तो कितना आ जाएगा a क्रॉस a प्लस का a क्रॉस b माइनस का b का इसके साथ में क्रॉस, तो b क्रॉस a प्लस माइनस का b क्रॉस b, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि i क्रॉस i अभी मैंने बताया था वो जीरो वेक्टर होता है, j क्रॉस j क्या होता है हमारे पास जीरो वेक्टर होता है। तो ऐसे ही मेरे पास में a क्रॉस a यानी किसी वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कितना जीरो वेक्टर, ठीक है ना, जीरो वेक्टर। तो इज इक्वल टू दिस विल बी जीरो वेक्टर प्लस का a क्रॉस b। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखो कि मुझे b क्रॉस a नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे a क्रॉस b चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं इसको a क्रॉस b लिखूंगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में माइनस का जीरो वेक्टर। तो ये कितना बना मेरे पास में a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, इट विल बी ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। तो इज इक्वल टू RHS। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अगला क्वेश्चन दिखाई दे रखा है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस में म्यू k कैप इज इक्वल टू वेक्टर 0, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास में तुम्हें पता है कि अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास में जीरो वेक्टर आता है, तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि या तो ये हमारे पास में दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर होंगे, ठीक है ना। तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई या दोनों जीरो होंगे, बट वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये वेक्टर जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे होने चाहिए मेरे पास में, ये क्रॉस प्रोडक्ट इनका जीरो वेक्टर तभी बनेगा जब इनका जो कोफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए मेरे पास में 2/1 इज इक्वल टू 6/में लैम्डा इज इक्वल टू 27/में म्यू, ठीक है। तो वहां पे लिख देंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 2/1 इज इक्वल टू 6/में लैम्डा इज इक्वल टू 27/में म्यू, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको इसके इक्वल कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा इफ 2/1 इज इक्वल टू 6/में लैम्डा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 से 3 टाइम्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 3 आ गया। दूसरा केस बनता है मेरे पास में, अब की बार इसको इसके इक्वल कर देते हैं कि if 2/1 इज इक्वल टू 27/में म्यू, तो क्या कहें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 27/2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसको कुछ बहुत लॉन्ग मेथड से करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को करके आ सकते हैं, वो भी मेथड ठीक है, बट आप लोग जो है ऐसे भी करके इसको आ सकते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में इफ a unit vector makes angles pi/3 with I cap, pi/4 with J cap and acute angle theta with K cap, then find theta and hence the components of vector A, ठीक है। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, पेपर में आता रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा be the angles made by the vector A with x-axis, y-axis and z-axis respectively। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कह रहा है हमसे, वो क्या कहना चाहता है कि pi/3 आई कैप के साथ में, और आई कैप क्या होता है हमारे पास में यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस।
एंड पाई बाई 4 विद जे कैप, तो यूनिट वेक्टर जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग मेरे पास में वाई एक्सिस, ठीक है ना, जे कैप जो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और के कैप जो क्या होता है मेरे पास में यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब इनडायरेक्टली उसने कुछ और दे रखा है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस साथ में जो एंगल दे रखे हैं वो हमारे पास में पाई बाई 3, पाई बाई 4 एंड थीटा रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। मैंने उनको क्या मान लिया है, अल्फा बीटा गामा मान लिया है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड गामा इज इक्वल टू कितना मेरे पास में ये थीटा, ठीक है ना। तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो अल्फा कितना है मेरे पास है पाई बाई 3, तो cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ऑफ होल स्क्वायर 1/4 प्लस cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 ऑफ होल स्क्वायर 1/2 आ गया, तो 1/2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 1/4 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा मेरे 2 2 4 3/4, 1 माइनस में 1/4, ठीक है ना, 1 माइनस में 3/4, 1 माइनस में 3/4, ये कितना आ गया मेरे पास में 3/4। मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो 1 माइनस में 3/4 इट विल बी 1/4, ठीक है ना। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, प्लस माइनस में 1/2, प्लस माइनस में 1/2। आप ध्यान रखें थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सो cos थीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ये यहां पे प्लस माइनस दे रखा है, ए की वैल्यू निकल के आएगी, तो थीटा एक्यूट एंगल है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, cos थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरे पास में cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में पाई बाई 3, ठीक है ना, थीटा विल बी पाई बाई 3, ठीक है। तो थीटा पूछ रहा था, वो यहां पे निकाल दिया है। अब तुम्हें पता है कि यहां पे ए कैप इज इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो किसी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा मेरे पास में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास में, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है ना। और ए कैप इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास में, एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप। एल एम एन क्या है मेरे पास है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल इज इक्वल टू, जब मैं इसको लिखूंगा तो कॉस अल्फा, m is equal to cos बीटा एंड n is equal to cos गामा, ठीक है ना। यही मेरे पास में कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर a के, क्योंकि वेक्टर a is equal to a कैप है मेरे पास में, तो यही मेरे पास में cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो होंगे वो हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखें कितना हमारे पास में बन जाएगा ये cos अल्फा की वैल्यू कितनी, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में cos पाई बाई 3, cos कितना था पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हमारे पास में cos 60 की वैल्यू 1/2, और m इज इक्वल टू cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 का मतलब 1/√2, और n इज इक्वल टू कितना आया था मेरे पास में cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, कितना मेरे पास में 1/2। तो एलिमेंट मेरे पास में आ चुका है। तो अगर मेरे पास में कंपोनेंट की बात करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप एंड 1/2 के कैप, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में इसके कंपोनेंट्स हो चुके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मैं पहले आप लोगों को लैग्रांजेस आइडेंटिटी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देती है, बट इसका क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, और बच्चे उसको बड़े लॉन्ग प्रोसेस से निकालते हैं। तो वहां पर दे रखा होता है कि भाई लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या है, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। तो ये क्या है मेरे पास में a क्रॉस b ऑफ होल स्क्वायर प्लस में a डॉट b ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास में, ये क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है,
कि भाई अगर आप लोगों के पास में मैग्नीट्यूड ए दिस, मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 2, देन एंड साथ में दे रखा है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 16, देन ए डॉट बी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो वहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, वहां पे लिखेंगे वी नो दैट ये एक्चुअल में है क्या लैग्रांजेस, उन्होंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन तैयार किया था, तो उसी को हम लोग लैग्रांजेस आइडेंटिटी के बारे में के नाम से जानते हैं। तो वी नो दैट क्या जानते हैं आप लोग, जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं। तो ए क्रॉस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना दे रखा है मेरे पास में 16 ऑफ होल स्क्वायर प्लस का ये मुझे चाहिए इज इक्वल टू ये कितना 10 ऑफ होल स्क्वायर इनटू में 2 ऑफ होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 256। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मेरे पास में a डॉट बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ गया 100 4 जा 400 माइनस का 256 कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 10 में से 6 को 4 आ गया मेरे पास में, यहाँ पे 9 तो 4 आ गया, और ये मेरे पास में 3 में से 2 को 144 आ गया। तो ये कितना मेरे पास में a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 12। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बच्चे उसको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करना शुरू करते हैं कि यहां से इन दोनों में ए क्रॉस बी लगाते हैं, वहां से थीटा निकालते हैं, और थीटा निकालने के बाद में ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, बट आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम जो है किस पे चलते हैं, 3D पे स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो 3D के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास में दो तरह की फॉर्म होती है हमारे पास में, कार्टेशियन एंड वेक्टर। ठीक है, तो एक हमारे पास में 1 पॉइंट फॉर्म होती है और दूसरी हमारे पास में 2 पॉइंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो कैसे काम होता है उसमें, उसको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा समझा रहा हूं कि यहां पे मेरे पास में ये कोई लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मेरे पास में कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, पोजीशन वेक्टर R है, और यहाँ पे ये इसका पोजीशन वेक्टर ये O है, और ये मेरे पास में A पॉइंट है जिससे वो लाइन पास थ्रू कर रही है विद पोजीशन वेक्टर A। ठीक है ना, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो यहां पे क्या है मेरे पास में कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास थ्रू कर रही है, ठीक है, ये वेक्टर R फिक्स रहता है वेक्टर फॉर्म में, कि यानी P का जो पोजीशन वेक्टर होता है ये जनरल पॉइंट लिया जाता है और उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा R ही लिया जाता है, कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है ना, ये X ये Y और ये मेरे पास में Z। ठीक है ना, तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे लाइन की दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दूसरा मेरे पास में पैरेलल वेक्टर। तो ये मेरे पास में इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए मुझे। ठीक है ना, और वो मैं क्या मान लेता हूं वेक्टर B है, ये मेरे पास में वेक्टर B है। तो यहां पे क्या दिखाई देगा मुझे कि 1 पॉइंट फॉर्म। अब इसके दो केस बनते हैं मेरे पास में वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी मेरे पास में, वेक्टर फॉर्म में लिया जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ध्यान रखना कि ये लैम्डा इज एनी स्केलर, तो ये लैम्डा के साथ में जो वेक्टर आता है वो लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है, लाइन जिसके पैरेलल है, और इसके अलावा जो होता है मेरे पास में वो पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जिससे वो पास थ्रू कर रही है। अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास में, अगर मेरे पास में पासिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो AK x1 y1 और z1, और यहां पे जो वेक्टर B है मेरे पास में वो AI कैप प्लस में BJ कैप प्लस में CK कैप दे रखा है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में x माइनस x1 अपॉन में A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में B इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में C। ये मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जो नीचे लिखे हुए होते हैं वो हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन
उसके लिए कंडीशन याद रखनी है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास में पॉजिटिव यूनिटी होने चाहिए। अगर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव यूनिटी नहीं है तो हम किसी भी तरीके से जो नीचे लिखे हुए एबीसी उनको डायरेक्शन रेशियोज नहीं बोल सकते, यानी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज नहीं बोल सकते। इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूं 2 पॉइंट फॉर्म में। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगी मेरे पास में, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगी मेरे पास में, यहां पे मेरे पास में जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास थ्रू कर रही होती है और दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दे रखे होंगे। मैं मान लेता हूं एक का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, जिन दोनों पॉइंट से वो पास थ्रू कर रही है लाइन, तो यहां पर पैरेलल वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है मेरे पास वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए, ये अप्लाई कर देते हैं। और अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं तो कितना आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस में x1, y माइनस y1 ओवर में y2 माइनस का y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस का z1। तो हम लोग जो है अब इन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू the point -2 4 -5 and parallel to the line this। मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने जैसे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में आता है उसी तरीके से मतलब दिया है, ठीक है ना। तो एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, कोई लाइन है मेरे पास में, इसके पैरेलल है, ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि दो लाइन अगर आप लोगों के पास में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज भी सेम ही होंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज वैसे तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, बट क्या है हम लोग मतलब सेम ले सकते हैं उसको डायरेक्टली, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे हमारे पास में। अगर दो लाइन अब हमारे पास में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमें पता है ना कि दो लाइन के बीच का एंगल जब निकालते हैं, सपोज करो कि एक लाइन मेरे पास में r इज इक्वल टू ए प्लस में a1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 है, और ये मेरे पास में r इज इक्वल टू दूसरी लाइन ये l1 है, ये मेरे पास में l2 है, तो a2 प्लस में म्यू b2 ये दे रखा है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, याद रखना कि लाइन इन दोनों लाइन के बीच का एंगल वही होगा जो इन दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होगा। यानी L1 किसके पैरेलल है, वेक्टर B1 के, L2 किसके पैरेलल है, वेक्टर B2 के। तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करता हूं कि B1 और B2 के बीच का एंगल निकालूंगा, तो B1 और B2 के बीच का एंगल वही होगा जो हमारे पास में L1 और L2 के बीच का एंगल होगा। इसका मतलब L1 और L2 के बीच का एंगल निकालने के लिए मुझे B1 और B2 के बीच का एंगल निकालना होगा, और ये आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है। क्या होता है मेरे पास है b1 डॉट b2 ओवर में मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2। स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो यहीं से वो चीज निकलती है कि अगर हमारे पास में दोनों वेक्टर यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये मेरे पास में वेक्टर b1 और वेक्टर b2 की जो डायरेक्शन रेशियो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन हम उसको बराबर ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो और परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, या मैं ये कहूं कि जो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट सम होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पर बाद में आते हैं, चलो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं मेरे पास, 3, 5 और 6 दे रखे मेरे पास में, ठीक है ना। तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी वही होंगे, ठीक है। पासिंग पॉइंट आप लोगों के पास में ये दे रखा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। तो DRS ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, R कितना हमारे पास है, 3, 5 और 6। देन इक्वेशन of the required line is, ठीक है। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में, ये तो ये x1 y1 z1 का काम करेंगे, और ABC कितने मेरे पास में, 3, 5 और 6 है मेरे पास में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, x माइनस का x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, ठीक है ना।
तो लगा दो यहां पे, कितना आ जाएगा x माइनस x1 कितना है मेरे पास में 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना मेरे पास में 3 इज इक्वल टू y माइनस का 4 ओवर में 5 इज इक्वल टू z प्लस का 5 अपॉन में 6। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। और अगर आप लोगों को इसी में वेक्टर इक्वेशन और पूछता तो क्या करते हम लोग, यानी वेक्टर ए, यानी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास में, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये लगाते। तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रही, तो वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, एंड वेक्टर बी विल बी, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है मेरे पास 3 5 6, तो 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है 6k कैप। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास में, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, इसका आंसर मैं दे चुका हूं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस देन वेक्टर इक्वेशन। तो पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी वेक्टर ए कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड 6। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5 माइनस 4 एंड 6, ठीक है। तो ये मेरे पास में 5i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, आप चेक कर ले जरा कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव यूनिटी है, तो जो नीचे लिखे हुए हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ले लिए जाएंगे। कितना आ जाएगा मेरे पास में 3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2k कैप। तो कौन सा वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बता रखा है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, a ये रहा b ये रहा, यहीं पर लिख के छोड़ देंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात और कर लेते हैं हम साथ के साथ। तो क्या होगा मेरे पास में, दो लाइन दे रखी है मेरे पास में, एक लाइन L1 है, ये लाइन L1 है और दूसरी लाइन मेरे पास में L2 है। तो L1 लाइन जो है मेरे पास में r इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1 और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस में म्यू B2, ठीक है ना। तो यहां पे ये मेरे पास में L2 है, तो दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या होगी हमारे पास में, ध्यान रखना कि ये मेरे पास में मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये PQ, ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, जो मैं मान रहा हूं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, लेकिन लग रहा है कि इधर जाने पे ये हमारे पास में और कम हो जाएगी, तो ये शॉर्टेस्ट कैसे हो गई, बट कंडीशन होती है बेटा कि यहां पे मेरे पास में उसी लाइन सेगमेंट को हम लेंथ ऑफ लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं हम लोग, जो लाइन सेगमेंट L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यूनिक होगा ये हमारे पास में आंसर, इधर उधर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास में हो सकता है कि एक लाइन पे परपेंडिकुलर हो, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ना हो। तो हमें ऐसा लाइन सेगमेंट लेना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, यानी PQ मेरे पास में ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये मेरे पास में PQ जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली जाती है हमारे पास में, ठीक है ना। और फॉर्मूला इसका बनता है हमारे पास में शॉर्ट में इसको मैं SD बोलता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है कि A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ध्यान रखना एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ध्यान रखना कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो पहचान कैसे करोगे वहां पे कि ये मेरे पास में B1 और B2 जो दिखाई देगा वो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे B1 और B2 के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो SD इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बनेगा A2 माइनस का A1 क्रॉस वेक्टर B ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तब लगाना है जब लाइंस पैरेलल नहीं है ये वाला, और ये तब लगाना है जब लाइंस हमारे पास में पैरेलल है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, वो 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास में लाइन परपेंडिकुलर दे रखी हैं और यहाँ पे पी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को बोला ये लाइन मेरे पास में L1 है। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में L1 जो दे रखी है मेरे पास में 5 माइनस में x, ठीक है ना। तो मैं इसको रीराइट करता हूं। मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव यूनिटी होने चाहिए। तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, x माइनस 5 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये बच्चे ध्यान रखें कि गलती से भी मैं कोई भी बच्चा ऐसे ही सॉल्व करना ना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो अदरवाइज आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये ठीक है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव यूनिटी, तो y प्लस में 3 अपॉन में माइनस का 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, z माइनस का 5 अपॉन में 0 लिख सकता हूं। कोई बच्चा परेशान ना हो कि भाई ये 0 डिनोमिनेटर में कैसे आ गया है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन रेशियो को शो कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो मेरे पास में 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। L2 क्या है हमारे पास में, L2 को देखो ये ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे x अपॉन में 1 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे y का कोफिशिएंट, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, y माइनस का 1 ओवर में माइनस का 3 इज इक्वल टू z माइनस का 5 अपॉन में 2। तो L1 कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा, मैं मान लेता हूं वो B1 के पैरेलल होगा, और L2 जो है हमारे पास में B2 के, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर B1 क्या हो जाएगा मेरे पास में, माइनस का 3i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 0 k कैप, ठीक है ना। वेक्टर B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप, i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। तो अब आप लोगों को B1 और B2 के बीच का एंगल निकालना आता है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, B1 डॉट B2 ओवर में मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड B2, ठीक है। सॉल्व कर ले इसको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो माइनस का 3, ये मेरे पास में प्लस का 3 और ये मेरे पास में प्लस का 0, ठीक है। तो ये कितना आगे निकालने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे पास में कितना आ गया, ये यहाँ पे चाहे जो भी आए, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास में 0 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया मेरे पास में 90 डिग्री। तो दोनों लाइंस कैसी हो गई मेरे पास में, परपेंडिकुलर हो चुकी है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारे पास में 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसने खुद ही हमारे पास में 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। फिर से इसको रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि B1 डॉट B2 क्या करना पड़ेगा मुझे 0। जैसे यहाँ पे B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 आया है, यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये दोनों लाइन मेरे पास में परपेंडिकुलर हैं तो B1 डॉट B2 क्या होना चाहिए मेरे पास में, वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो रीराइट कर देते हैं इसको, तो कितना, देखो यहाँ पे माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना x माइनस 1 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 आ रहा है बच्चों, तो y का कोफिशिएंट 7 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, y माइनस का 7 टू 14 ओवर में 2/7 p आ जाएगा इज इक्वल टू, ये जो करते हुए इसको कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है मेरे पास है -7, तो -7 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, और ये मेरे पास है -1, नीचे डिवाइड करेंगे तो -3/7 p आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सेम ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना इस पे। तो मेरे पास में ओवर में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे z का कोफिशिएंट माइनस में है, तो माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास z -6 अपॉन में माइनस का 5, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे वेक्टर B1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का 3i कैप प्लस का 2/7 p j कैप और प्लस का 2k कैप। देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास में ये रही, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, -3i कैप प्लस में 2/7 p j कैप प्लस का 2k कैप। वेक्टर B2 कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे देखो डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं, तो कितना लिख दूं मैं यहाँ पे, -3/7 p i कैप
प्लस का जे कैप माइनस का 5 के कैप, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन क्या होना चाहिए मेरे पास में B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये दे रखा है मुझे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या होना चाहिए मेरे पास में B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसकी, इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना -3 इंटू में माइनस का 3/7p प्लस का इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2/7p आ जाएगा, और 2 5 जा 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना मेरे पास में 0। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 3 जा 9 9/7p प्लस का 2/7p इज इक्वल टू 10, 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 11/7p इज इक्वल टू 10, सो p इज इक्वल टू 70/11, ठीक है ना। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और ये सारा का सारा टॉपिक रिवाइज हो चुका है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज की बात करता है, ठीक है ना, और उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कई बार मोस्टली वो क्वेश्चन आता रहता है, आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 टू 2023, ठीक है। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है ना। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, करके जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, एक इसका और एक इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड दूसरा हमारे पास में इमेज का और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन यहीं तक आ जाता है, तो क्या दे रखा है, अ लाइन L passes through the point this and is perpendicular to both the lines this and this, find vector equation of the line L, hence obtain its distance from the 0 0 origin, ठीक है ना। तो इस पर तो बाद में आते हैं हम लोग, पहला काम क्या करना है मुझे कि इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या है मेरे पास में लाइन की इक्वेशन के लिए तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये लाइन जो है इन दो लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये लाइन जो है मेरे पास में इन दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एक कोई ऐसा वेक्टर आप लोग बता सकते हैं कि जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है मेरे पास में ये किसके पैरेलल है, यानी वेक्टर B1 मान लेता हूं मैं 1 2 3, ठीक है ना। ये वेक्टर B2 के पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, लेट लाइन L1 क्या है मेरे पास में x अपॉन में 1 इज इक्वल टू y अपॉन में 2 इज इक्वल टू z अपॉन में 3, ठीक है ना। और L2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, L2 दे रखा है x प्लस 2 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 5, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर, तो यहां पे लिख देते हैं पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L1 शॉर्ट में लिख देते हैं, L1 इज वेक्टर B1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L2 इज, इसको कह देते हैं B2 इज इक्वल टू कितना, यहां चेक कर लेंगे बार बार कि भाई XYZ के कोफिशिएंट पॉजिटिव यूनिटी हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है। तो आप लोगों को बता रखा है मैंने कि भाई सपोज करो कि यहां पे हमारे पास में ये दो वेक्टर हैं, इन पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो वो क्या बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा था, तो ये, ठीक है ना। तो ये दो वेक्टर है मेरे पास में, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है इस पर, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर A और B हैं तो उनका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, A क्रॉस B, ठीक है ना। मुझे इस लाइन के लिए पासिंग पॉइंट मिल रखा है, पासिंग पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं कि वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। मुझे वेक्टर B की जरूरत है, मुझे वेक्टर B की जरूरत है क्योंकि वेक्टर इक्वेशन चाहिए मुझे। तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B1 एंड B2, ठीक है ना। जो वेक्टर B1 है हमारे पास में, B1 और B2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो
तो मैं कह सकता हूं इसको कि वेक्टर B इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास में, वेक्टर B इज इक्वल टू, चाहो तो लैम्डा ले लो अदरवाइज छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में B1 क्रॉस B2, ठीक है ना। तुम्हारी मर्जी है कि आप लोग यहां पे लैम्डा टाइम्स लें या नहीं लें, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं यहां पे के कुछ और ले लें, म्यू ले लें, तो जब मैं यहां पे वेक्टर इक्वेशन निकालूंगा वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो ये जो हमारे पास में कांस्टेंट आएगा जो पैरेलल के साइन को हटाने के लिए आया है, तो वो किस में चला जाएगा, हमारे पास में लैम्डा में मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली मुझे B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो यहां पे B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, एंड यहां पे 1 2 3 और ये मेरे पास है माइनस का 3 2 और ये मेरे पास में 5। एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आई कैप, तो 5 2 जब 10 10 माइनस का 6 कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 आई कैप, ठीक है। और ये बंद तो कितना आ गया 5 प्लस में 9, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 14, तो माइनस का 14 जे कैप, और यहां से ये बंद तो कितना आ गया 2 प्लस का 6, 2 प्लस में 6 8 प्लस का 8 के कैप, ठीक है ना। तो B1 क्रॉस B2 मेरे पास में ये आ गया है, और यही मेरे पास में किसके इक्वल होगा, B के, ठीक है ना। तो ये वेक्टर B मेरे पास में आ चुका है। तो वेक्टर A आप लोगों को पता है, वेक्टर B आप लोगों को पता है, तो यहां पर लिख दें हैंस इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ऑफ द लाइन सीधा लिख देते हैं, ऑफ द लाइन L उसने दे रखा है इज, कितना आ जाएगा मेरे पास में, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B, तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A कितना है तुम्हारे पास में, वेक्टर A वो दे रखा माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ये कितना 4i कैप माइनस का 14j कैप प्लस का 8k कैप। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बंदा यहां पर म्यू ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू तो ये म्यू किस में चला जाएगा, हमारे पास में लैम्डा में चला जाएगा। एक आंसर मेरे पास में ये आ चुका है, ठीक है, एक आंसर मेरे पास में ये आ चुका है। आगे इसने कहा है कि हैंस ऑब्टेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में कोई लाइन है, लाइन मेरे पास में ये रही R इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, ये मेरे पास में लाइन है। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में 0 0 0, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में 0 0 0, ये यहां पर इसको सही कर लें, ये मेरे पास है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 क्योंकि 3D में चल रहा है, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास में ये रही। अब बताइए कि अगर मुझे ये कह रहा है कि डिस्टेंस चाहिए किससे, इस लाइन से, तो इस लाइन से जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डाला, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं साथ के साथ इसी को डिस्कस कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मेरे पास में, ठीक है ना। ये 90 डिग्री बन रहा है मेरे पास में, इसको O कह देते हैं, इसको P कह देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे किसी भी तरीके से P के कोऑर्डिनेट पता चल जाएं, अगर मुझे ये P के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यहां पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालूंगा मैं, जरा देखो यहां पे तो ये मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूं। जनरल पॉइंट क्या होगा मेरे पास में, ये R इज इक्वल टू, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 लैम्डा माइनस का 1 आई कैप प्लस का ये कितना माइनस का 14 लैम्डा प्लस का 3 जे कैप, और ये मेरे पास में प्लस का 8 लैम्डा माइनस का 2 के कैप, ठीक है ना। तो R ये पॉइंट मेरे पास यहां पर लाई कर रहा है, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 लैम्डा माइनस का 1, 4 लैम्डा माइनस का 1, एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा माइनस का 14 लैम्डा प्लस का 3 एंड 8 लैम्डा माइनस का 2, ठीक है जी। तो मुझे किसी भी तरीके से ये लैम्डा पता चल जाए तो मैं वापस इसी में वैल्यू पुट कर दूंगा और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे ध्यान से कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, और
मैं ओपी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहता हूं। डीआरएस ऑफ ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस माइनस में दिस, तो 4 लैम्डा माइनस में 1 माइनस 0, तो 4 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। 4 लैम्डा माइनस में 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही रहेगा, माइनस का 14 लैम्डा प्लस में 3 रहेगा, ये मेरे पास में 8 लैम्डा माइनस का 2 रहेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास में ओपी के ये आ गए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल कितने हो जाएंगे बच्चों, ये मेरे पास में एल इज इक्वल टू कितना, तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं मेरे पास में यहां पे बी के हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज क्या आते हैं, 4 माइनस 14, 4 माइनस का 14 और ये मेरे पास में 8। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये OP और L जो हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट सम कितना होना चाहिए मेरे पास में, 0 होना चाहिए। तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो यहां पे लिखेंगे सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू L, देन क्या होना चाहिए मेरे पास में, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट सम 0। तो मेरे पास है 4 लैम्डा माइनस का 1 माइनस का 14 इंटू में माइनस का 14 लैम्डा प्लस का 3 और यहां पे प्लस का 8 इंटू में 8 लैम्डा माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना, 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 16 लैम्डा माइनस का 4 और ये 196 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 196 बनेगा, तो प्लस का 196 लैम्डा माइनस का 42 प्लस का 64 लैम्डा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 64 एंड 16 कितना हो गया मेरे पास में 70, 80 और 80 में ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 और 19 और 8 27, 276 लैम्डा। यहां पे देखें ये कितना बन रहा है मेरे पास में 16 और 4 20, 20 और 42 कितने हो गए 62, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 62, तो लैम्डा इज इक्वल टू 62 अपॉन में 276 इज इक्वल टू 2 से 31 बार 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 2 8 जा यानी 31 अपॉन में 138, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देंगे, किसमें, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास में, ये रहे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में ये रहे, तो मेरे पास में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। अगर आप लोगों से फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही निकल के आए मेरे पास में, ठीक है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और डिस्टेंस पूछ रहा है कि ओ से इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना यहां पे, यानी ओपी डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, वो अप्लाई कर देंगे। इन केस आप लोगों से ये इमेज पूछता है तो क्या करना है आप लोगों को कि यहां पे इसको लेट कर लेना अल्फा बीटा एंड गामा। तो आप लोगों ने ये पॉइंट निकाल लिया, ये आप लोगों को दे रखा है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, यानी ये Q पॉइंट में ले लेता हूं, तो Q और O का जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास में P है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो किसके इक्वल कर देंगे, P के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो वहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें करवा दी हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन बन रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है जी। तो यहां पे ये इंटरसेक्टिंग खुद ही दे रखी है, ठीक है। तो क्या करना होगा कि दोनों का जो एक कॉमन पॉइंट निकल के आएगा, सपोज करो ये दो लाइन है मेरे पास में, ये दो लाइन है, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो दोनों का मैं कॉमन पॉइंट बराबर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, इस लाइन से एक्स वाई जेड की वैल्यू और इस लाइन से एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्या करोगे आप लोग, x को x के बराबर, y को y के बराबर और z को z के बराबर कर देंगे। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं
कि जो लाइन L1 है हमारे पास में, ये x माइनस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस का b अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 4, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग लैम्डा, ठीक है ना। दूसरी लाइन L2 ले लेते हैं, तो x माइनस का 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इससे निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना मेरे पास में 2 लैम्डा प्लस का 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस का b, 3 लैम्डा प्लस का b एंड z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 लैम्डा प्लस का 3, 4 लैम्डा प्लस का 3। तो ये मेरे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है ना। यहां से इसको म्यू के बराबर, तो इसको इसके बराबर, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में x इक्वल टू 5 म्यू प्लस का 4 एंड y इज इक्वल टू कितना मेरे पास में 2 म्यू प्लस का 1 एंड z इज इक्वल टू कितना मेरे पास में म्यू, z इज इक्वल टू म्यू। तो यहां पे लिख देते हैं सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन क्या होना चाहिए मेरे पास में x x के इक्वल, y y के इक्वल और z z के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो x यहाँ पर दोनों कितने हैं मेरे पास में, क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस का 4। दूसरी कंडीशन मेरे पास में 3 लैम्डा प्लस का b इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस का 1, और तीसरी कंडीशन है मेरे पास में 4 लैम्डा प्लस का 3 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक काम करते हैं कि इसको अभी होल्ड पर रख देते हैं, क्योंकि इसमें b भी आ रहा है, म्यू भी आ रहा है, लैम्डा भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड कह देते हैं और इसको थर्ड कह देते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे पास में, म्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो म्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो 2 लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 इंटू में 4 लैम्डा प्लस में 3 प्लस का 4, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में ये 2 लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 लैम्डा प्लस का 15 प्लस का 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 4 19, तो माइनस का 19 प्लस का 1 इज इक्वल टू 20 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा, तो ये कितना आ गया माइनस का 18 इज इक्वल टू 18 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास है माइनस का 1, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1, ये वैल्यू जो है हम किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू आ गई है। इनकेस बच्चों ध्यान रखना कि यहां पे क्वेश्चन को चेंज कर दे, बी हटा दे यहां से, और ये कहे कि प्रूव दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि इसी तरीके से 3 इक्वेशन तैयार होंगी, किन्हीं भी 2 को सॉल्व करना और तीसरी में पुट करके देख लेना, ठीक है ना। जो हमारे पास में ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल के आएगी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू किस में पुट कर दोगे, जो बची हुई तीसरी इक्वेशन है। रिपीट कर रहा हूं कि ये 3 इक्वेशन बनेंगे मेरे पास में, जब हमें प्रूव करना होगा कि These lines are intersecting lines, प्रूव करना है। तो क्या करना होगा आप लोगों को कि इसी तरीके से काम करेंगे, सारा का सारा 3 इक्वेशन बनेंगी, उनमें से किन्हीं 2 को उठा लेना और 2 को सॉल्व करके वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो तीसरी बची हुई लाइन है उसमें पुट करेंगे, अगर उस वहां पे उस तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर गई तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करती तो लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। फिर ये पूछता है कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, जैसे इसमें भी पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो यहां पे देखो, पहले तो मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां पे देखो जो सेकंड इक्वेशन b कहां पे है, यहां पे है, तो इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से क्या होगा मेरे पास में 3 इंटू में लैम्डा की वैल्यू कितनी -1
प्लस का b इज इक्वल टू 2 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये मेरे पास में कितना -3 प्लस का b इज इक्वल टू -2 प्लस में 1। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है। तो एक आंसर मेरे पास में ये आ चुका है। अब इसने क्या पूछा है हमसे, इंटरसेक्शन पॉइंट और पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे पास में। ठीक है, यहां से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकल के आ रही है, इस लाइन से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है वो भी हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस लाइन से जो हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ रही है वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन, तो वो दोनों का कॉमन पॉइंट सेम होगा। ठीक है ना, तो अब किसमें पुट कर देते हैं हम लोग, जिसमें तुम्हें आसान लगे उसमें पुट कर देना। तो लिख देना हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास में, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, ये क्या आएगा मेरे पास में 5 लैम्डा 5 म्यू प्लस में 4, 5 म्यू प्लस में 4, 2 म्यू प्लस का 1 एंड ये मेरे पास में म्यू। म्यू की वैल्यू आप लोगों को पता है, म्यू की वैल्यू -1 है, तो ये कितना आ जाएगा -5 प्लस का 4 -2 प्लस का 1 एंड -1, और ये मेरे पास है -1 एंड -1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग जो है और एक आध क्वेश्चन और कर लेना जो प्रैक्टिस में आप लोगों का आ जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस तो कितने भी करवा दें उतने ही कम पड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी का काम आप लोगों का है। तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, परसों का पेपर होगा आप लोगों का, तो ऐसे ऐसे ही आप देख रहे हैं कि मुझे भी जोश आता जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस भी रिवाइज होता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी एंड आप लोगों का एलपीपी। एलपीपी में ज्यादा टाइम नहीं है, एलपीपी तो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, मेन पॉइंट्स आप लोगों को उसके बताऊंगा। दूसरी बात कि प्रोबेबिलिटी का जो बेस थ्योरम है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं यहां पे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है ना, तो मेरी प्रीवियस वीडियोज पड़ी हुई है, तो उसमें पूरा बेस थ्योरम दे रखा है, उसको वहां से देखें। बाकी का जो एक्स्ट्रा है, जो अलग है, वो मैं आप लोगों को यहां पे करवाऊंगा। बट बेस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, स्टेटमेंट को लिखना, उसको फिर करना बड़ा लंबा पड़ जाता है। ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आप लोगों का टाइम ज्यादा बेकार होता है फिर उससे। तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लें, बेस थ्योरम वहां से आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।